हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा और टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब जो भी एक कंट्री का हेड बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उस कंट्री में उसके काम करने के मकसद क्या हैं, वो सारा का सारा आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने ये अटैम्प्ट किया हुआ है। और अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है हर एक एग्जाम में लिखनी। A central bank is the apex financial institution in a country responsible for overseeing the monetary and banking system. सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में हेड बैंक होता है, एक बैंकिंग सिस्टम का हेड होता है जो देखता है कि भाई अच्छे तरीके से बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम अच्छे से काम करे। ठीक है, इट इज़ द अथॉरिटी दैट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, कम होती है तो ज़्यादा करती है, मनी सप्लाई को ज़्यादा होती है तो कम करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करती है, क्रेडिट्स को कंट्रोल करती है, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी लेके आती है और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आती है पूरे के पूरे कंट्री में। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1939 में। तब एक्ट आया था 1934 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। The central bank plays a crucial role in shaping the economic policy of a nation and acts as a banker to the government and other banks. जो सेंट्रल बैंक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पूरे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे रहेगी, और ये गवर्नमेंट का बैंक होता है और बैंकों का भी बैंक होता है, इसलिए कहा है कि बैंकर्स बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब आ जाता है की ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेंट्रल बैंक के? जो इंडिया में आरबीआई है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? The primary objectives of central bank can be categorized into monetary, financial, regulatory and development roles. तो इसमें सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन अ स्टेबल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कि प्राइस को स्टेबल बनाया जाए, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए या बहुत ज़्यादा मंदी, प्राइस गिर जाए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस को स्टेबल रखना, प्राइस के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द प्राइस स्टेबिलिटी is vital for ensuring the purchasing power of the currency and fostering the economic growth. अगर हमने करेंसी की परचेजिंग पावर में स्टेबिलिटी लेके आनी है तो प्राइस को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, तभी देश तरक्की कर पाएगा। अ सेंट्रल बैंक यूजेज टूल्स लाइक, सेंट्रल बैंक के पास कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो जिसको सीआरआर कहा जाता है, एट्सेट्रा, टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो मैं अलग से भी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है जिनके थ्रू जो सेंट्रल बैंक है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू प्रमोट द बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कि देश में बैलेंस ग्रोथ रहे, अनबैलेंस ग्रोथ ना हो, और दूसरा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब इसको पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। सेंट्रल बैंक एम्स टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एंश्योरिंग एडिक्वेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी। वो देखता है कि भाई जितनी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी चाहिए, जितनी डिमांड है, उसी हिसाब से सप्लाई करके रखता है मार्केट में। ठीक है, सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट्स एंड फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो देखता है जिन जिन सेक्टर्स में पैसा चाहिए उन सेक्टर में सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में या एमएसएमईज़ में पैसा जाता रहे। दे ऑफ्टन कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट टू सपोर्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। वो गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि अच्छे तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लाया जा सके, जिससे कि देश तरक्की करे। थर्ड आ जाता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी। हमारी जो करेंसी है, जो देश की करेंसी है, उसकी एक्सटर्नल वैल्यू को अच्छे से स्टेबलाइज कर सके, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा गिर जाए। इसको एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट को। द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करके हमारी करेंसी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ये टॉपिक मैंने फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में बताया हुआ आपको। दिस प्रमोट्स
कॉन्फिडेंस अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड स्टेबलाइजेज द ट्रेड बैलेंस। इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है और वो हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। FIIs या FDIs आती हैं हमारे कंट्री में और इससे ट्रेड बैलेंस भी होता है। इन इंडिया द RBI मैनेजेस द इंडियन रुपीज़ वैल्यू थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड पॉलिसी मेजर्स। तो जो इंडियन करेंसी की वैल्यू को मैनेज करने के लिए फॉरेक्स को सेल परचेज करता है हमारा RBI, ताकि हमारी करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर अ स्टेबल, मैंने अस्टेबल 2 बार लिख लिया, टू एंश्योर अ स्टेबल एंड, मैं फिर से इसको कर लेता हूँ, टू एंश्योर अ स्टेबल एंड सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम, कि हमारा स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम रहे, बैंक्स कोलैप्स ना कर जाएं, और सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जिसमें NPAs कम से कम रहें। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम प्रिवेंट्स बैंकिंग क्राइसिस। अगर स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो बैंकिंग क्राइसिस के बैंक्स डूब रहे हैं ऐसा भी नहीं होगा। मेंटेन्स डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस, जब बैंक्स नहीं डूबेंगे तो जो डिपॉजिटर्स हैं वो बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कराएंगे। एंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह वगैरह, वो भी स्मूथली चलती रहेंगी। द सेंट्रल बैंक मॉनिटर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिस्टेमिक रिस्क्स एंड प्रोवाइड्स एमरजेंसी सपोर्ट व्हेन नीडेड। तो सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता रहता है पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, देखता रहता है कि कोई सिस्टेमिक रिस्क तो नहीं आ गया है, कि भाई फ्यूचर में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बैंक कोलैप्स कर जाएंगे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। उसके लिए सपोर्ट करता है बैंकिंग सिस्टम को ताकि बैंक्स कोलैप्स ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बना? टू एंश्योर द साउंडनेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। द सेंट्रल बैंक लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक। इट इंस्पेक्ट्स देयर बुक्स, उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक करता रहता है। कंप्लायंस देखता रहता है कि वो मेंटेन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, या फिर एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन कर पा रहे हैं, जो भी नॉर्म्स जो RBI ने बताई हैं वो फॉलो कर पा रहे हैं। एंड प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, इसके साथ साथ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट को भी मेंटेन रखता है कि ये ना हो कि डिपॉजिटर का पैसा डूब जाए। नेक्स्ट आ जाता है इशुएंस ऑफ करेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्टिव, टू हैव सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग लीगल टेंडर करेंसी। तो RBI की तो आपको पता है मोनोपोली है कि ये नोट छाप सकता है, तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन करेंसी इशुएंस एंड प्रिवेंट्स द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट नोट्स, के जो काउंटरफिट नोट्स हैं, जो नकली नोट्स चल रहे हैं, उनको उनके ऊपर जो है लगाम लगानी है और इशू करने यूनिफॉर्म करेंसी इन द कंट्री। यूनिफॉर्म करेंसी होता है सेम करेंसी पूरे कंट्री में चलानी है, ये नहीं कि कहीं किसी डिज़ाइन का पैसा चल रहा है दूसरी जगह दूसरा चल रहा है, ऐसे नहीं। ठीक है, और जो काउंटरफिट नोट्स हैं, जो नकली नोट्स हैं, उनके ऊपर जो है शिकंजा कसना है। It ensures that the currency issued is backed by adequate assets and is sufficient to meet the needs of the economy. सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है कि जो भी उन्होंने नोट छापे हैं उसके पीछे एसेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी नीड्स ऑफ द कंट्री हैं उसके हिसाब से ही नोट छापने हैं, अन्यवा नोट नहीं छापने। जैसे कई साउथ अफ्रीका नहीं, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इतने ज़्यादा नोट छाप दिए कि वहाँ अगर आप दूध लेने जाओगे तो 4-4 लाख यूनिट का आएगा। ऐसे नहीं करने, जो भी उनकी करेंसी है उसका। तो ज़्यादा नोट छापने से तो फिर यही होगा ना, मनी की वैल्यू गिर जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बना? टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ज़्यादा सप्लाई नहीं करनी या कम भी नहीं करनी, जितनी चाहिए उतनी। तो इसमें एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग quantitative instruments like CRR, SLR, bank rate, etc. And qualitative instruments जैसे कि model suasion, credit rationing, etc. Credit control tools, the central bank controls the inflation pressures and allocates the credit to productive sectors of the economy. जैसा कि मैंने पहले बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दोनों के दोनों डिस्कस किए गए। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो करते हुए जो बैंक है वो ये देखता है कि इन्फ्लेशन ना आ जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और ये देखता है कि क्रेडिट जिस जिस सेक्टर्स में चाहिए वहाँ पे अवेलेबल रहे।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनिंग गवर्नमेंट्स कैश बैलेंस, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है ऑब्जेक्टिव टू एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो इसका मेन मकसद ये भी है कि जो गवर्नमेंट है उसका काम अच्छे तरीके से चलता रहे। गवर्नमेंट का बैंकर भी है, गवर्नमेंट का एजेंट भी है, गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, मैनेजेस पब्लिक डेट एंड एडवाइजेस फाइनेंशियल पॉलिसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो उनके जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करता है, पब्लिक डेट को मैनेज करता है कि सरकार को कितना डेट लेना है, कितना नहीं लेना चाहिए, सरकार को टाइम टू टाइम फाइनेंशियल एडवाइसेस देता रहता है और फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने में मदद करता है। इट ऑल्सो मैनेजेस द इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। तो सरकार ने कितने गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करने हैं, कर्जा लेना है इनडायरेक्टली, तो कितने ट्रेजरी बिल्स इशू करने हैं, उसमें भी सरकार की हेल्प करता है। नेक्स्ट 9th पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंडर टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार का मतलब जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन मकसद होता है कि जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डेवलप करना और उसको स्ट्रेंथन करना, ऐसा ना हो कि वो कोलैप्स कर जाए। एक्सप्लेनेशन के अंडर लिखेंगे सेंट्रल बैंक प्रमोट हेल्दी development of money markets, capital markets and government securities markets by framing policies and introducing innovative instruments for investment and liquidity management. Very important. सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम जो मनी मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं या गवर्नमेंट की जो बॉन्ड मार्केट्स हैं, गवर्नमेंट मार्केट्स जिसमें सरकार अपनी सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स बेचती वगैरह, तो उन सारी की सारी जो ये जो सेक्टर्स हैं, ये जो मार्केट्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करना, इसमें नए नए इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च करना ताकि लिक्विडिटी बनी रहे सिस्टम में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हों। एंड नेक्स्ट आ जाता है प्रोमोटिंग डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स एंड ब्रिंग अंडरसर्व्ड सेक्शंस इनटू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। इसमें डिजिटल पेमेंट्स को एनकरेज करना और जो अंडरसर्व्ड सेक्शन है, जो बैंकिंग सेक्टर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जिनका बैंकों में अकाउंट ही नहीं है या बैंकिंग सेक्टर का कोई भी सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को भी जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आना। तो इसमें एक्सप्लेनेशन है मॉडर्न सेंट्रल बैंक्स लाइक RBI फोकस ऑन इनिशिएटिव सच एज UPI पेमेंट्स कर सके, प्रमोटिंग डिजिटल वॉलेट्स को प्रमोट करती है, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस रूरल एंड अर्बन रीजन्स, के रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, दोनों एरियाज़ में ये सारे की सारी फैसिलिटीज़ को लोग इस्तेमाल कर सकें। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। द सेंट्रल बैंक इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ कंट्रीज़ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ये तो आपको पता ही है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक। अगर किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो उसमें उस फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने वाला है ना, जो कि सेंट्रल बैंक है। थ्रू इट्स मल्टीफेसेटेड रोल्स, it not only ensures monetary stability but also fosters confidence in the banking sector, regulates the flow of credit and ensures a smooth functioning of the economy। सिर्फ इसका एक ही काम नहीं है, इसके तो कई काम है। तो RBI या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करता है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिठाता है बैंकिंग सिस्टम का, और रेगुलेशंस बनाता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसका हम नहीं कह सकते कि इसका एक ही काम है, इसके मल्टीफेसेटेड मतलब कई काम हैं, कई important roles हैं। In a developing country like India, the central bank also plays a proactive developmental role by supportive innovation, डिजिटलाइजेशन एंड इंक्लूसिव फाइनेंस। सिंपल वर्ड्स में कि डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया में ये और ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, और ज़्यादा इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो डेवलपमेंटल रोल है, जैसे कि इनोवेशंस करता है, ये डिजिटलाइजेशन कर रहा है, और इंक्लूसिव फाइनेंस का मतलब है वो लोग जो बैंकिंग सिस्टम को पहले, बैंकिंग सेक्टर को पहले इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनको भी, अंडरसर्व्ड सेक्शंस को भी जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ देना ताकि वो बैंकिंग सेक्टर के अंडर आएँ। अ साउंड सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी इज दस एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर देश की तरक्की करनी है सस्टेनेबल तरीके से, तो एक अच्छा सेंट्रल बैंक प्री रिक्विजिट बन जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।